जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर गांधी जी के जीवन से प्रेरणादायक कहानियां। सभी उम्र के लोग इसे सुन सकते हैं। रात बहुत अंधेरी थी और मोहन डरा हुआ था। वह हमेशा भूतों से डरता था। जब भी वह अंधेरे में अकेला होता तो उसे डर लगता कि किसी अंधेरे कोने में छिपा कोई भूत अचानक उस पर आ जाएगा। और आज रात इतना अंधेरा था कि अपना हाथ भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। मोहन को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना पड़ता था। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसके पैर आगे की ओर मुड़ने लगे और उसका दिल ढोल की तरह धड़कने लगा। दरवाजे पर उनकी बूढ़ी नौकरानी रंभा खड़ी थी। क्या बात है बेटा? उसने हंसते हुए पूछा। मुझे डर लग रहा है दाई, मोहन ने उत्तर दिया। डर गया बच्चा? किस बात से डर गया? देखो कितना अंधेरा है, मुझे भूतों से डर लगता है, मोहन भयभीत स्वर में फुसफुसाया। रंभा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, किसने सुना है कि किसी को अंधेरे से डर लगता है? मेरी बात सुनो, राम के बारे में सोचो और कोई भी भूत तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई भी तुम्हारे सिर के बाल को भी नहीं छुएगा। राम तुम्हारी रक्षा करेंगे। रंभा की बातों से मोहन को हिम्मत मिली। राम का नाम दोहराते हुए वह कमरे से बाहर चला गया और उस दिन के बाद से मोहन कभी अकेला या डरा हुआ नहीं रहा। उनका मानना था कि जब तक राम उनके साथ हैं, वह खतरे से सुरक्षित हैं। इसी आस्था ने गांधी जी को जीवन भर शक्ति दी और जब उनकी मृत्यु हुई तब भी उनके होठों पर राम का नाम था। मोहन बहुत शर्मीला था। जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, उसने अपनी किताबें उठाई और जल्दी से घर चला गया। दूसरे लड़के रास्ते में रुककर बातें करते रहे, कुछ खेलने के लिए, कुछ खाने के लिए, लेकिन मोहन हमेशा सीधे घर जाता था। उसे डर था कि कहीं लड़के उसे रोक न लें और उसका मजाक न उड़ा दें। एक दिन स्कूल इंस्पेक्टर मिस्टर जाइल्स मोहन के स्कूल आए। उन्होंने कक्षा में 5 अंग्रेजी शब्द पढ़कर सुनाए और लड़कों से उन्हें लिखने को कहा। मोहन ने 4 शब्द तो सही लिखे, लेकिन वह 5वें शब्द केटल की वर्तनी नहीं लिख सका। मोहन की झिझक को देखते हुए शिक्षक ने इंस्पेक्टर की पीठ के पीछे इशारा किया कि उसे अपने पड़ोसी की स्लेट से शब्द की नकल करनी चाहिए, लेकिन मोहन ने उसके संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। अन्य लड़कों ने सभी 5 शब्द सही लिखे, मोहन ने केवल 4 लिखे। इंस्पेक्टर के जाने के बाद टीचर ने उसे डांटा। मैंने तुम्हें अपने पड़ोसी के नकल करने के लिए कहा था। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम यह भी ठीक से नहीं कर सके? हर कोई हंसा। उस समय जब वह घर गया तो मोहन दुखी नहीं था। वह जानता था कि उसने सही काम किया है। उसे दुख इस बात का था कि उसके शिक्षक को उसे नकल करने के लिए कहना चाहिए था। तृतीय कहानी है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने फिनिक्स में एक आश्रम स्थापित किया, जहां उन्होंने बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, इस बारे में गांधी जी के अपने विचार थे। उन्हें परीक्षा प्रणाली नापसंद थी। अपने स्कूल में वह लड़कों को सच्चा ज्ञान सिखाना चाहते थे, ऐसा ज्ञान जो उनके दिमाग और दिल दोनों को बेहतर बनाए। विद्यार्थियों को परखने का गांधी जी का अपना तरीका था। कक्षा में सभी विद्यार्थियों से एक ही प्रश्न पूछा गया, लेकिन अक्सर गांधी जी कम अंक पाने वाले लड़के की प्रशंसा करते थे और अधिक अंक पाने वाले को डांटते थे।
इससे बच्चे हैरान हो गए। जब इस असामान्य प्रथा पर सवाल किया गया तो गांधी जी ने एक दिन समझाया, मैं यह दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि श्याम राम से अधिक चतुर है, इसलिए मैं उस आधार पर अंक नहीं देता। मैं देखना चाहता हूं कि प्रत्येक लड़का कितनी प्रगति कर चुका है, कितना उसने सीख लिया है। यदि एक चतुर छात्र किसी मूर्ख के साथ प्रतिस्पर्धा करता है और खुद का अंत नहीं सोचना शुरू कर देता है तो वह सुस्त हो जाएगा। अपनी चतुराई के बारे में निश्चित होकर वह काम करना बंद कर देगा। वह लड़का जो अपना सर्वश्रेष्ठ करता है और कड़ी मेहनत करता है वह हमेशा अच्छा करेगा और इसलिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। गांधी जी अच्छा प्रदर्शन करने वाले लड़कों पर कड़ी नजर रखते थे। क्या वे अब भी कड़ी मेहनत कर रहे थे? यदि उनके उच्च अंक उनमें दम्भ भर दे तो वे क्या सीखेंगे? गांधी जी अपने विद्यार्थियों को लगातार इस बात पर जोर देते थे, यदि कोई लड़का जो बहुत चतुर नहीं था, कड़ी मेहनत करता था और अच्छा प्रदर्शन करता था तो गांधी जी उसकी प्रशंसा करते थे। चतुर्थ कहानी में यह घटना उस समय की है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में वकालत कर रहे थे। उनका कार्यालय उनके घर से 3 मील दूर था। एक दिन उनके एक सहकर्मी श्री पोलाक ने गांधी जी के 13 वर्षीय पुत्र मणिलाल को कार्यालय से एक पुस्तक लाने को कहा, लेकिन मणिलाल पूरी तरह से भूल गया जब तक कि श्री पोलक ने उसे उस शाम याद नहीं दिलाया। गांधी जी ने इसके बारे में सुना और मणिपाल को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा मुझे पता है कि रात अंधेरी है और रास्ता लंबा और सुनसान है, तुम्हें लगभग 6 मील चलना होगा, लेकिन तुमने मिस्टर पोलाक को अपना वचन दे दिया था, तुमने उनकी किताब लाने का वादा किया था, जाओ और अभी ले आओ। गांधी जी के फैसले के बारे में सुनकर बाप और परिवार परेशान हो गए। सजा बहुत कड़ी लग रही थी। मणिलाल अभी बच्चा था, रात अंधेरी थी और रास्ता सुनसान था। आखिरकार वह केवल एक किताब भूल गया था, इसे अगले दिन लाया जा सकता है, ऐसा उन सभी को महसूस हुआ, लेकिन किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। वे जानते थे कि एक बार गांधी जी ने जो मन बना लिया उसे कोई नहीं बदल सकता। आखिरकार कल्याण भाई ने हिम्मत जुटाई। मैं किताब ले आता हूँ, उसने पेशकश की। गांधी जी सौम्य लेकिन दृढ़ थे, लेकिन वादा मणिलाल ने किया था, बहुत अच्छा मणिलाल जाएंगे, लेकिन मुझे उनके साथ जाने दीजिए। कल्याण भाई ने विनती की। गांधी जी इस पर सहमत हो गए और मणिलाल कल्याण भाई के साथ पुस्तक लाने के लिए निकल पड़े। दयालु और सज्जन गांधी जी कभी कभी चट्टान की तरह दृढ़ हो सकते थे। उन्होंने देखा कि मणिपाल ने अपनी बात रखी और जैसा उन्होंने वादा किया था वैसा ही किया। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के तुरंत बाद बंबई में कांग्रेस की बैठक हुई। काका साहब कालेलकर मदद के लिए वहां गए। एक दिन काका साहब ने गांधी जी को उत्सुकतापूर्वक अपनी मेज के आसपास कुछ खोजते हुए पाया। क्या बात है, क्या ढूंढ रहे हो? काका साहब ने पूछा। गांधी जी ने उत्तर दिया, मेरी पेंसिल खो गई है। यह केवल इतना बड़ा था। गांधी जी को समय बर्बाद करते और एक छोटी सी पेंसिल की चिंता करते देखकर काका साहब परेशान हो गए। उसने अपनी पेंसिल निकाली और उन्हें दे दी। नहीं नहीं, मुझे अपनी छोटी पेंसिल चाहिए, गांधी जी ने एक जिद्दी बच्चे की तरह आग्रह किया। काका साहब ने कहा, ठीक है, फिलहाल इसका इस्तेमाल करो, मैं तुम्हारी पेंसिल बाद में ढूंढूंगा, अब इसे ढूंढने में समय बर्बाद मत करो। गांधी जी ने जोर देकर कहा, आप नहीं समझे, वह छोटी पेंसिल
मेरे लिए बहुत कीमती है। नटेशन के छोटे बेटे ने इसे मद्रास में मुझे दिया था। उसने इसे बहुत प्यार और स्नेह से दिया था। मैं इसे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। काका साहब ने फिर कोई बहस नहीं की। वह गांधी जी की खोज में शामिल हो गए। आखिरकार उन्हें वह मिल गया, एक छोटा सा टुकड़ा, बमुश्किल 2 इंच लंबा। लेकिन गांधी जी इसे वापस पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उनके लिए यह कोई साधारण पेंसिल नहीं थी, यह एक बच्चे के प्यार की निशानी थी। और गांधी जी के लिए एक बच्चे का प्यार बहुत कीमती था। छठी कथा। बच्चों को गांधी जी से मिलना बहुत पसंद था। एक दिन वहां मौजूद एक छोटा लड़का गांधी जी के पहनावे को देखकर बहुत व्यथित हुआ। उसे आश्चर्य हुआ, इतना महान व्यक्ति फिर भी सर तक नहीं पहनता। आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते गांधी? छोटा लड़का आखिरकार पूछने से खुद को रोक नहीं सका। पैसा कहाँ है बेटा? गांधी ने धीरे से पूछा। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं एक कुर्ता नहीं खरीद सकता। लड़के का हृदय दया से भर गया। उन्होंने कहा, मेरी माँ अच्छी सिलाई करती है, वह मेरे सारे कपड़े बनाती है। मैं उससे तुम्हारे लिए कुर्ता सिलने के लिए कहूँगा। तुम्हारी माँ कितने कुर्ते बना सकती है? गांधी जी ने पूछा। आपको कितने की जरूरत है? लड़के से पूछा। 1, 2, 3, आप जितनी चाहें उतनी बना लेगी। गांधी ने एक पल के लिए सोचा, फिर उन्होंने कहा, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ बेटा। कुर्ता पहनने वाला मेरा अकेला होना सही नहीं होगा। तुम्हें कितने कुर्ते चाहिए? लड़का कायम रहा। मैं अपनी माँ से कहूँगा कि आप जितनी चाहें उतनी बना लें, बस मुझे बताएं कि आपको कितना चाहिए। गांधी जी ने समझाया, बेटा मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरे 40 करोड़ भाई बहन हैं। जब तक उनमें से हर एक के पास कुर्ता नहीं है, मैं एक कैसे पहन सकता हूँ? मुझे बताओ, क्या तुम्हारी माँ उन सभी के लिए कुर्ता बना सकती है? इस प्रश्न पर लड़का बहुत सोच में पड़ गया। 40 करोड़ भाइयों और बहनों, गांधी जी सही थे। जब तक उनमें से प्रत्येक के पास पहनने के लिए एक कुर्ता नहीं था, वह स्वयं कैसे पहन सकते थे? आखिरकार पूरा देश गांधी जी का परिवार था और वे उस परिवार के मुखिया थे। वह उनका मित्र था, उनका साथी था। एक कुर्ता उसके क्या काम आएगा? 7वीं कहानी। एक दिन गांधी और वल्लभ भाई पटेल यरवदा जेल में बात कर रहे थे। जब गांधी ने टिप्पणी की, कभी कभी मरा हुआ सांप भी काम आ सकता है, और उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कहानी सुनाई। एक बार एक बुढ़िया के घर में सांप घुस गया। वृद्धा डर गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े और सांप को मार डाला। फिर वे अपने घर लौट आए। वृद्ध महिला ने मरे हुए सांप को दूर फेंकने की बजाय उसे अपने छत पर फेंक दिया। कुछ देर बाद ऊपर उड़ रही एक पतंग ने मरे हुए सांप को देखा। पतंग की चोंच में मोतियों का हार था जो वह कहीं से उठा लाई थी। उसने हार गिरा दिया और मरे हुए सांप को लेकर उड़ गया। जब बुढ़िया ने अपनी छत पर एक चमकीली चमकदार वस्तु देखी तो उसने उसे एक डंडे से नीचे गिरा दिया। यह जानकर कि यह एक मोतियों का हार था, वह खुशी से नाचने लगी। जब गांधी जी ने अपनी कहानी समाप्त की तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि उनके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। एक दिन एक बनियों को अपने घर में एक सांप मिला। उसे न तो इसे मारने वाला कोई मिला और न ही स्वयं इसे मारने का साहस हुआ। इसके अलावा उन्हें किसी भी जीवित प्राणी की हत्या से नफरत थी। इसलिए उसने सांप को गमले से ढक दिया और वहीं छोड़ दिया। संयोगवश उस रात कुछ चोर बनिए के घर में घुस गए। उन्होंने रसोई में प्रवेश किया
और बर्तन उल्टा हुआ देखा। आह, उन्होंने सोचा, बनिया ने यहाँ कुछ मूल्यवान छिपाया है। जैसे ही उन्होंने बर्तन उठाया, सांप ने हमला कर दिया। चोरी करने के उद्देश्य से आए हुए वे बमुश्किल अपनी जान बचाकर निकल गए। गांधी जी शहर शहर गांव-गांव घूमकर चरखा संघ के लिए धन इकट्ठा करते थे। अपने एक दौरे के दौरान उन्होंने उड़ीसा में एक सभा को संबोधित किया। उनके भाषण के बाद एक गरीब वृद्ध महिला उठी। वह उम्र के साथ झुकी हुई थी। उसके बाल सफेद हो गए थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। स्वयंसेवकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह लड़ते लड़ते उस स्थान पर पहुंच गई जहां गांधी जी बैठे थे। मुझे उनसे अवश्य मिलना चाहिए, उसने आग्रह किया और गांधी जी के पास जाकर उनके पैर छुए। फिर उसने अपनी साड़ी की तह से एक तांबे का सिक्का निकाला और उनके चरणों में रख दिया। गांधी जी ने तांबे का सिक्का उठाया और सावधानी से रख दिया। चरखा संघ का कोष जमनालाल बजाज के अधीन था। उन्होंने गांधी जी से सिक्का मांगा, लेकिन गांधी जी ने इनकार कर दिया। जमनालाल बजाज ने हंसते हुए कहा, मैं चरखा संघ के लिए हजारों रुपए का चेक रखता हूँ, फिर भी आप तांबे के सिक्के के मामले में मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। गांधी ने कहा, यह तांबे का सिक्का उन हजारों सिक्कों से कहीं अधिक मूल्यवान है। अगर किसी आदमी के पास कई लाख है और वह 1 या 2 हजार दे देता है तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह सिक्का शायद उस गरीब महिला के पास था। उसने मुझे वह सब दे दिया जो उसके पास था। यह उसकी बहुत उदारता थी। क्या उसने बहुत बड़ा बलिदान दिया? इसीलिए मैं इस तांबे के सिक्के का मूल्य 1 करोड़ रुपए से भी अधिक रखता हूँ। यह घटना नोवाखाली में घटी। हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद लोगों को आश्वस्त करने और सांत्वना देने के लिए गांधी जी ने पैदल ही इलाके का दौरा किया। वह सुबह होते ही एक गांव से निकल जाते थे और सूर्यास्त के बाद अगले गांव में पहुंच जाते थे। आगमन पर वह पहले अपना काम निपटाते, फिर स्नान करते। गांधी जी ने अपने पैरों को साफ करने के लिए एक खुरदरे पत्थर का इस्तेमाल किया। मीराबेन ने यह पत्थर उन्हें कई साल पहले दिया था और गांधी जी ने तब से इसे संभाल कर रखा था। वह इसे हर जगह अपने साथ ले जाते थे। एक शाम जब वे एक गांव में पहुंचे और मनु गांधी के स्नान की तैयारी कर रही थी तो उसने देखा कि पत्थर गायब था। उसने हर जगह तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। उसने गांधी को बताया कि पत्थर खो गया है और कहा, यह बुनकर के यहाँ छूट गया होगा जहाँ हम कल रुके थे। अब मुझे क्या करना चाहिए? गांधी जी ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने कहा, जाओ और पत्थर ले आओ। यदि तुम एक बार कष्ट सहोगे तो दूसरी बार नहीं भूलोगे। क्या मैं किसी को अपने साथ ले जा सकता हूँ? मनु ने पूछा। क्यों? गांधी ने सवाल किया। मनु चुप था। वह यह स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि उसे अकेले जाने में डर लगता है। गांव की सड़क सुपारी और नारियल के जंगलों से होकर गुजरती थी और रास्ता भूल जाना आसान था। इसके अलावा मनु मुश्किल से 16 साल की थी और वह कभी भी अकेले कहीं नहीं गई थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सूझा। इसलिए मनु ने वही रास्ता अपनाया जो उन्होंने पहले दिन में अपनाया था। पुराने पद चिन्हों का ध्यानपूर्वक अनुसरण करते हुए वह गांव तक पहुंचने और बुनकर का घर ढूंढने में सफल रही। वहां रहने वाली वृद्ध महिला ने उसे पहचान लिया और उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। थकी हुई और चिढ़ी हुई मनु ने उसे बताया कि वह क्यों आई है, लेकिन बुढ़िया को कैसे पता चला कि पत्थर का वह टुकड़ा इतना मूल्यवान है। उसने इसे कूड़े के साथ फेंक दिया था। वे दोनों उसे खोजने लगे। आखिरकार मनु को खुशी हुई कि उन्हें वह मिल गया। मनु सुबह 7:30 बजे घर से निकली थी। जब वह लौटी
तो दोपहर का 1 बज चुका था। वह लगभग 15 मील चली थी। थकी हुई, भूखी और चिढ़ी हुई वह सीधे गांधी जी के पास गई और पत्थर उनकी गोद में रख दिया। फिर वह फूट फूट कर रोने लगी। गांधी ने उससे धीरे से कहा, यह पत्थर तुम्हारे लिए एक वास्तविक परीक्षा थी। क्या आप जानते हैं कि यह पत्थर पिछले 25 वर्षों से मेरे पास है। यह जेलों से लेकर हवेलियों तक हर जगह मेरे साथ गया है। मुझे इसके जैसा दूसरा पत्थर आसानी से मिल सकता है, लेकिन मैं चाहता था कि आप जानें कि यह खराब है, लापरवाह होना। मनु ने कहा, मैंने कभी इतनी कठिन प्रार्थना नहीं की जितनी आज की। गांधी ने कहा, मैं महिलाओं को बहादुर और निडर बनाना चाहता हूँ। आज तुम्हें ही नहीं, मुझे भी सबक मिला। मनु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सोचा होगा कि गांधी के तरीके बहुत असामान्य थे।